तुम्हें घर में ताकत किसने दी? एक इमोशनल सब। मैं भी दूसरों के घर मजदूरी करने जाती थी तो एक बोरा ऊपर चढ़ाने पे 2 रुपए मिलता था उस टाइम। पापा ने वो 8 साल मंडी में काम किया। खेलुआ कल्याण इतना खाली पड़ा, वो कोच की अच्छी कोच की नौकरी दे दो, मैं और बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा, पर कोई कुछ नहीं बोलता। ओलंपिक मेडलिस्ट को समझ ही नहीं, कोई फोन नहीं उठाता, कोई अधिकारी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, अधिकारी अपनी कुर्सी से खड़ा नहीं होता। सिस्टम इतना खराब है। ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ एक इंडिया का, मध्य प्रदेश का, मेरे सीहोर में मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं प्रैक्टिस की। जूडो के मेरे यहाँ मेट तक नहीं है जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, मुख्यमंत्री जी को कई बार मैंने चिट्ठी लिखी, कोई सुनता ही नहीं, उसका रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि पैरा खिलाड़ियों के लिए कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हम जैसे आ गए ना तो ऐसा लगेगा यार ये भीख मांगने आ गया हमारे पास। तो बच्चों को सिखाना चाहते हो मध्य प्रदेश की? क्यों नहीं सर, मैं जहाँ तक गया उससे ऊपर ले जाना चाहता हूँ। अब ये लोग टैलेंट सर्च के लिए उनको भेजते जिन खुद में टैलेंट नहीं है। मानोगे नहीं, मैंने चंदा मांगा है तो लोगों ने बोला भीख मांग लेना, इससे अच्छे रोड पे बैठ के। मैंने भीख भी मांग लूंगा, मेरे को आगे बढ़ना हो, देश के लिए मेडल देना हो। तो प्रदेश में ऐसे कितने खिलाड़ी होंगे जिन्होंने इस प्रदेश को छोड़ दिया? ऐश्वर्य प्रताप, जिन्हें वर्ल्ड कप में 5 मेडल दिए, मध्य प्रदेश छोड़कर चला गया। इनने डीएसपी का वादा किया और दे ही नहीं पा रहे नौकरी। 2000 खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश छोड़ दिया। इतना बुरा लगता, मतलब सीएम साहब ने और खेल मंत्री जी ने खेल दिवस के दिन ही नहीं पूछा, हम हमारे घर पे रहे। पर मुझे खुद से जाके लोगों से मिलना पड़ता, सर मैं मेडल लेके आया। कोई नेता, कोई मंत्री मेरी पोस्ट डालने को तैयार नहीं। तो तुम सीरियसली सोचते हो स्टेट छोड़ना चाहिए? बिल्कुल छोड़ता हूं सर, कुछ नहीं मिलता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जनपक्ष विद उमंग सिंगार, आपका पक्ष आपकी आवाज। आज की कहानी ऐसे एक शख्स की है जिसके साथ जीवन में चुनौतियां रही, लेकिन उस संघर्ष से कभी हारा नहीं। हमारे प्रदेश को गौरव बढ़ाती है। और निश्चित तौर से एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन इस कहावत को उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया, और मैं समझता हूं कि ये एक हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। ऐसा शख्सियत, ऐसा व्यक्ति जिसने विश्व के अंदर 17 से ज्यादा इंटरनेशनल मेडल जीते, इंटरनेशनल मेडल जीते। कपिल परमार जो सीहोर से है, हमारे साथ है। आज उनकी कहानी, उनकी जुबानी हम समझेंगे कि कैसा उनका संघर्ष रहा। नमस्कार कपिल जी, आपका जनपक्ष विद उमंग सिंगार में आपका स्वागत है। और आप काफ़ी पैरा ओलंपिक के अंदर आपने एक ओलंपिक में सब खेलते, आपने सुना होगा अवार्ड मिलते, मेडल्स मिलते, लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में एक ब्रॉन्ज मेडल लिया, और पैरा एशियन गेम्स में 2025 में सिल्वर मेडल आपने जीता। तो कांग्रेट्स। और बाकी आपकी सफ़र की मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई इस सफ़र की, और कैसे आपको इंटरेस्ट बना खेल के इसमें। आपको बता दूं साथियों कि पैरा ओलंपिक उन खिलाड़ियों के लिए रहता है जिनको कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी रहती है। जैसे J1 कैटेगरी होती है, J2 कैटेगरी होती है पैरा ओलंपिक में। J2 कैटेगरी में 60 से 80% जिनको दिखता है वो लोग खेलते हैं। जो J1 कैटेगरी वो होती है जिसके अंदर 80% से तक नहीं दिखता, सिर्फ 20% दिखता। तो ऐसे ही शख्स है हमारे कपिल परमार जी, जो बताएंगे कि कैसे कहीं ना कहीं उनके शरीर में डिसेबिलिटी के कारण भी, लेकिन उन्होंने मेडल जीते। ये एक बड़े गौरव की बात इस प्रदेश के लिए। जी कपिल जी। जय हिंद, थैंक यू मन सर। आपके पॉडकास्ट में मेरे को ये मौका मिला आज अपनी बात रखने का। और ये बात हम जाते हैं 2009 में बहुत पीछे, जब मुझे हमारे यहाँ जहाँ जेटपम बोला करते हैं गांव में, उससे मुझे करंट लगा था। अच्छा, तो कब, कौन से साल 2009 की बात है। okay. जब मुझे करंट लगा था और घर वाले पूरे खेत पे गए हुए थे, गांव में कोई नहीं था। तो जब मुझे करंट लगा तो आसपास जो चाचा बाबा थे उनने मुझे उठाया जी। तो जब से मेरी सब उंगलियां चिपकी हुई थी, कुछ ऑपरेट कुछ हुआ, फिर मेरा एक उंगली तो आज भी नहीं चलती और एक पैर की उंगली। उसके बाद तो मैं मत पूछो कि मैं डायरेक्ट 6 महीने तक कोमा में रहा। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल था अपने यहाँ हमीदिया, उसमें लाके मुझे भर्ती किया। उस समय सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी सुविधाएं नहीं थी, बस डॉक्टर ने बोल दिया था इसकी सेवा कर लो आप। फिर मम्मी पापा छुट्टी करके हॉस्पिटल से ले आए घर, फिर वही बस मेरी सेवा करने लग गए। मम्मी ने
चम्मच से दलिया दूध पिलाना, हाथ पकड़ के डॉक्टर ने उस चलाना। समय बता दिया था? हाँ, बहुत बोले बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर जब बोलते ना कि यार जब करंट लगता तो करंट कैसे निकलता, तो करंट निकला था उंगली फाड़ के, सर के इधर बहुत गहरा निशान है, वहाँ से निकला था। तो उसके बाद में और वीक हो गया था 2010-11। मदर फादर का पता चला है कि अब आंखों से आप कम देख पता पाओगे? चला ही नहीं सर, पता धीरे 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 मैं जब पूरी तरह, अब उस समय क्या था सर, बहुत ज़्यादा गरीबी थी जी। ज़मीनें थी वो बिक गई थी, और उस टाइम ज़मीनों का कोई रेट नहीं था, वो 1000 15 हज़ार रुपए में 2 एकड़ 3 एकड़ गांव में बेच दिया करते थे। तो पापा को जब जब पैसों की ज़रूरत पड़ती गई, जब ज़मीन बेचते गए, क्योंकि नौकरी थी। पहले के लोग ऐसे ही रहते थे। हाँ, पहले के लोग ऐसे अपने मतलब बच्चा बच्ची अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। बोले तो अपने भले कुछ होना हो, ले अपने पास ज़मीन तो बहुत है बाप दादा की, इनमें से कर करके फिर एक ऐसा दौर आया कि फिर सब डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया था कि कुछ नहीं हो पाया। फिर मम्मी ने हार नहीं मानी, मम्मी सेवा करती रही मेरी, मतलब पलंग पे सब टॉयलेट और वॉशरूम सब। कितने समय चला कपिल? सर ये 9 से 10 11 12 सर 3 साल तो मतलब ऐसा रहा, वीक रहा मैं, पर 6 से 1 साल के अंदर में मेरी मम्मी ने मेरे को चलना बिल्कुल सिखा दिया था। क्या उम्र थी तुम्हारी? 9 साल में 2000 का वर्थ है। हाँ। मैं अभी 25 साल का हूँ मतलब। हाँ। तो 2000 का वर्थ है, तो 9 साल का था मैं जब। 9 से 10 स्कूल कहीं नहीं जाना, फिर धीरे धीरे स्कूल भी जाना, तो बोर्ड पे से कुछ दिखता नहीं था, पास बैठना, फिर बिल्कुल जब पास बैठना 10th 12th में आए तो मतलब तुम कभी कभी मायूस हो जाता होंगे कि मुझे नहीं दिख रहा, कम दिख रहा? हाँ, दोस्त यार मजाक भी उड़ाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते थे तो बोले इसको दिखता नहीं है, इसको कैच लेना नहीं आता, इसको बल्ला बॉल नहीं दिखती, इससे दूर रहा करो, इसको नहीं खिलाना टीम में। हम छोटे छोटे थे, गांव में मैच खेलते थे, तो कोई मुझे मैच नहीं खिलाता था, तो हंसता रहता था, क्या करो, चलो आप नहीं खिला रहे हो तो मैं पैसा लगा देता हूँ, 10 रुपये इस पे 10 रुपये इस पे, ऐसे करके कौन टीम जीतेगी। तो मजा आता था बस दोस्तों के साथ। अब दोस्तों की बात का क्या बुरा मानना, उनने भी बहुत साथ दिया कि जब मुझे नहीं दिखता था तो बोले यार चलो अपन दिन में खेल लेते हैं, दिन में कपिल को थोड़ा बहुत दिख जाए। तो मैं बॉलिंग अच्छी करता था। सबसे ज्यादा तुम्हें घर में ताकत किसने दी, एक इमोशनल सपोर्ट किसने मेरी किया? मम्मी का जो सहारा रहा, क्योंकि एक टाइम सब जमीनें बिक चुकी थी और कुछ नहीं था, तो मम्मी भी दूसरों के घर मजदूरी करने जाती थी। अच्छा। और पापा मंडी, गल्ला मंडी में 1-1 कुंडल के जो बोरे होते थे 50 किलो की, और 1 कुंडल का बोरा, तो एक बोरा ऊपर चढ़ाने पे 2 रुपये मिलता था उस टाइम। तो 100-200 बोरे चढ़ाते थे तो 1500 रुपये शाम तक लेके आते थे। पापा ने वो 8 साल मंडी में काम किया। घर में कौन कौन है? 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे बड़े भाई हैं वो होमगार्ड में हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के यहाँ सीहोर। और जो बीच वाला है वो मेरी हेल्प करता है, वो पढ़ाई भी करता है और मेरी हेल्प भी करता है और स्पोर्ट्स भी करता है मेरे साथ। सबसे छोटा मैं हूँ। और सबसे बड़ी है जो दीदी की शादी हो गई है। अच्छा। दीदी की मतलब एज 38 से 35 साल के अंदर। कह सकता हूँ कि आपने एक शुरुआत काफी संघर्ष में रहा, तो ये इरादा कब बना तुम्हें कि मुझे अब स्पोर्ट्स में आना है, खेलना है, आगे आना? पापा गांव में क्या रहता ना कि कुश्ती वाला माहौल रहता गांव में, तो मैंने कुश्ती भी की है पहले गांव में। 100 50 20 रुपए में दंगल लड़ने जाया करते थे हम दोस्त सब मिलके। तो हमारे यहाँ अखाड़े थे और गांव में भी थे, जैसे पेड़, जैसे गेहूं और चना, और जो वो सीजन सब हो जाता था उसके बाद मिट्टी अपने खेत की काली पड़ जाती थी, हमने उसमें पिलो और बखर करके फिर एक हमेशा गोल वो बना के अपने फावड़े से काट के तो पतली करके मिट्टी को, छाछ वगैरह भी डालते थे पुराने सब मतलब सब उसमें दूध छाछ घी सब डलता था मतलब। जैसे और हनुमान जी का बढ़िया वो फोटो लगा के हनुमान चालीसा पाठ करना, बच्चे आना, मुगदल रखना, वहाँ जो भी जीत के सील डील्ड मुगदल आता था अखाड़े में रखाता था। तो धीरे धीरे वहाँ एक अखाड़ा ही बना दिया। तो कपिल सबसे पहले उस अखाड़े में कब उतरे तुम? सर वो बहुत छोटा था मैं, 5-6 साल का था। 7 साल में पापा भी जाते थे, व्यायाम करते थे सुबह सुबह डेली, उठा बैठी मारना जिसे सपाटे कहते हैं, उठा बैठी मारना। तो उनको देखते रहते थे, रस्सा लटकते रहते, झूला झूलते रहते थे, डम्बल उठाते थे एक हाथ से बड़े बड़े। तो ये जूडो में कब इंटरेस्ट आया? जूडो में 2012 मैं नॉर्मल ही करता था। मैं नॉर्मल खेला, नॉर्मल में मेरे काफ़ी मेडल रहे, और नहीं दिखता था उसके बाद भी मैं नॉर्मल खेलता था, क्योंकि उस टाइम पैरा के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है और पैरा में कैसे। और जैसे 2012 में तो तुम्हें कम दिखता था, कैसे खेलते थे जूडो? सर बस भगवान का आशीर्वाद था, कुश्ती खेली हुई थी, जो पास आ गया लपेट देते थे पकड़ के फेंक दिया करते थे, नहीं हो तो जान पावर इतनी थी, दूध घी खा के तोड़ दिया करते थे। अच्छा। ऐसा करे चित करना था, और जूडो में भी चित ही करना था, तो वो हमें इसलिए अच्छा लगा। तो हमारे यहाँ सीहोर में एक भैया थे दीपक वैष्णव करके, मतलब वो पहली बार हमने उनको देखा कि यार ये तो
कुश्ती जैसा गेम है कि स्कूल है आवासीय खेलकूद संस्था, वो मध्य प्रदेश की पहली एक संस्था जो सीहोर में स्थापित है, उसमें पूरे स्पोर्ट्स होते हैं। हाँ। पर हम क्या करते थे, क्लास खत्म हो जाती थी तो गद्दे जमा दिया करते थे और हम भैयाओं से बहुत सीखते रहते थे। कुश्ती और जूडो सेम था, बस जूडो जो था वो ड्रेस पहन के खेला जाता था, कुश्ती जो थी वो कॉस्ट्यूम पहन के खेली जाती थी। फिर धीरे धीरे कुश्ती के मैट अलग हुए, जूडो के मैट अलग हुए, जूडो के थोड़े हार्ड हो गए, कुश्ती के थोड़े से नरम और गोल एक एरिना बन गया और हमारे उसमें ऐसा मैट 20 से 25 मैट बिछा के स्टेट नेशनल करा दिया करते थे। तो वो चीज़ें, एक भैया थे दीपक भैया, उनसे हमने सीखा धीरे धीरे। जब हमारे पास ड्रेस लेने के पैसे नहीं, उस समय ड्रेस 5-6 हज़ार की आती थी जूडो की। अच्छा। तो उन्हीं जो ड्रेस वो पहनते थे, उसके बाद हम पहन के प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। तो एक ही ड्रेस से हम 3-3 लोग, और जब भी हम स्टेट जाते थे तो जैसे वाइट कलर का पजामा रहता था, जैसे 2 ड्रेस होती थी, ब्लू कॉर्नर अलग होता था, वाइट। आपके कोच कौन रहे हैं? सर पहले कोच तो हमारे जो थे वो तो उनकी तो डेट हो गई, शर्मा सर थे हमारे, सदानंद शर्मा सर, वो सीहोर में थे, उनके कोविड में डेट हो गई, मतलब जिनने हमें बेसिक सिखाया था। जी। फिर उसके बाद मनोहर अंजार जी जो लखनऊ से हैं, फाउंडर ऑफ ब्लाइंड पैरा एसोसिएशन इंडिया, जो भी हमारी फेडरेशन है उसके फाउंडर हैं। सपोर्ट करते हैं पूरा? फुल सपोर्ट। एक वो है और उनके भी बॉस हैं अवनीश अवस्थी, जो अभी एडवाइजर योगी जी के जी। तो मिलके दोनों फेडरेशन चलाते हैं और बहुत बड़ी टीम है हम लोगों की जो हमें बहुत सपोर्ट करती है, इंटरनेशनल तक ले जाती है, मेडल दिला के लाती है जी। फिर एक टीम आई OGQ जो ओलंपिक तक फ्री, ऑफ कोर्स ओलंपिक तक ले जाती है और हमें डाइट का प्रोटीन लाना विदेश से हमारे लिए अच्छा से अच्छा। और भी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का अनुभव कैसा रहा, क्या शुरुआत रही तुम्हारी? सर उस टाइम मैं आपको 2019 की बात बताता हूँ। 18 में मेरा पैरा में, मैंने 17 से पैरा स्टार्ट किया था। 2017 से। तो 17 में मैं पहली बार लखनऊ में नेशनल हुआ तो उसमें मैं वेट आउट हो गया। मेरा वेट नहीं आया 60 kg, मेरा 61 kg वेट था, तो 60 लाना था मुझे, तो वेट नहीं आया, मैं वेट आउट हो गया। फिर 2018 में गोरखपुर में नेशनल हुआ, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप पैरा की, उसमें मेरा गोल्ड आया। तो जो मनोवर सर थे उन्होंने देखा कि यार ये बच्चा अच्छा खेलता है, वो कैंप में, इसको इंडिया कैंप में लेना चाहिए और इसको और मेहनत करानी चाहिए। जब गुरु ने देखा, शिष्य पे नजर गई कि ये बंदे में दम है। हाँ, और क्या होता कि मैं चंट और चालाक, क्योंकि मैं इतना, मुझे थोड़ा बहुत दिखता था उस टाइम, तो उनको ये लगा यार ये ब्लाइंड है कि नहीं, ये इतना सब स्पीड से कैसे काम कर लेता है, क्योंकि मैं नॉर्मल खेला हुआ था और मैं बच्चों को पकड़ते मार दिया करता था। तो उनको एक थोड़ा सा डाउट हुआ। तो पूरी मेडिकल टीम बुलाई और मुझे बुलाया, बोले तुम्हारा मेडिकल होना है। मैंने कहा बिल्कुल कर लीजिए। फिर उन्होंने मेडिकल करा, फिर मुझे बुलाया, बोले कि आपकी मध्य प्रदेश से शिकायत आ रही है आपके लिए कि आप तो नॉर्मल खेलते थे, आपने तो मैंने कहा सर मैं तो सब खेल लेता हूँ, जब मुझे पता ही नहीं था कि पैरा क्या होता है। शिकायत करने वाले कौन थे? हमारे जो पुराने कोच थे स्टेडियम से ही, जिनको मैं बहुत खटकता था, नॉर्मल में भी बुरा लगता था। बहुत सारी मैडमें थी, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अच्छी पोस्ट पे हैं आज, पर उनको पता है कि आज ये बहुत आगे हो गया, तो बधाई वो भी देते हैं कि कपिल तुमने जूडो का नाम, क्योंकि उनने भी जूडो का नाम बहुत ऊंचा किया था, उन्हीं ने मेरी कटती करना स्टार्ट कर दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं, सबने अपना अपना रंग दिखाया। उन्हें लगता था कि बोले हाँ, उन्हें लगता था कि बहुत हमें पूरा दिखता है, लेकिन ये ब्लाइंड होने के बावजूद भी नहीं, ये हाँ ब्लाइंड होने के बावजूद भी बहुत अच्छा खेल रहा है। ये ब्लाइंड नहीं है, ये ड्रामे कर रहा है। पर वो क्या हुआ, टेस्ट हुआ तुम्हारा? हाँ, मैं पास हो गया वो टेस्ट। तो फिर सर ने कुछ नहीं बोला, कोच ने नहीं, कोच को कोई टेंशन नहीं था। कोच तो हमारे ऐसे हैं, बहुत दिल के, बहुत दरिया है। मनोवर भाई ने कुछ बोला तो होगा? नहीं, कुछ नहीं बोला, हमने मेडल कराया। बोले कुछ नहीं, ऐसे बहुत लोग आएंगे जब बोलते कि बेटा जब हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, तो बोले ये कहावत सुनी है? मैंने सर नहीं सुनी, आप ही सुना रहे। बोले कि आप अपना काम करते रहो, तो अगले साल कॉमनवेल्थ है लंदन में, आपको चलना है। मैंने कहा बिल्कुल सर। क्या कहावत बोली थी उन्होंने? कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भूखे हजार। तो बोले ये कहावत आपने सुनी है? मैंने कहा नहीं सर, आप सुना रहे हो, पर मुझे अच्छी लगी कि मैं एक हाथी हूँ और लोग पीछे जो भौंक रहे हैं वो कुत्ते हैं। कपिल भाई ने कोच की एक कहावत सुनाई। कोच ने कहा कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। निश्चित तौर से जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो कई लोग आपके आलोचना के रूप में रहते हैं, जो आपकी कमियां निकालने की करते हैं, लेकिन वो ईर्ष्या है, भले आपसे मिले नहीं हो लेकिन फिर भी ईर्ष्या रखते हैं। कई सार्वजनिक जीवन में ऐसी स्थितियां बनती है, तो मैं कई लोगों के साथ देखता हूं, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, लेकिन मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो संघर्ष और सफलताओं के लिए बढ़ा है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन आपने कहा कि आपके जो आलोचक थे, कॉम्पिटिटर थे, उनको लगता था कि ये ब्लाइंड होने के बावजूद भी अच्छा खेल रहा है।
तो इसी कारण ईर्ष्या होती थी। तो सामान्य बात है ईर्ष्या होना, लेकिन चलते चलो कारवा अपने आप बनता है, इस बात में विश्वास रखता हूँ। जी कपिल जी, आपको कभी ट्रेनिंग और टेक्निक को लेके कभी कोई प्रॉब्लम आई? सर बहुत आई, चूँकि ब्लाइंड जो जूडो होता था वो डिफ़िकल्ट होता था। ओके। और ऐसे हम नॉर्मल खेलते थे तो हम ग्रिप बनाते पकड़ते फिर मारते थे, और उसमें पहले ही ग्रिप पकड़ा दी जाती थी हमें ब्लाइंड में, कि दोनों ब्लाइंड। और ये जब मुझे कोच ने हमें मौका दिया 2019 बर्मिंघम लंदन में, मुझे याद है 1.5 लाख रुपए चाहिए था। और जब मैंने घर में बात बोली कि मम्मी मुझे 1,12,000 जाने के लिए चाहिए, 860 रुपये चाहिए, पूरा मतलब 1,12,800, मतलब फेडरेशन से लेटर आया है और आपको 10 दिन के अंदर ये जमा करना है। बोले लंदन में ये हो रही, तो बोले कैसे जाएगा बेटा, हम फर्स्ट टाइम सर, फर्स्ट टाइम ही लंदन जाना हुआ। और भोपाल से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ जी। तो बस फिर मैं बिंदास अपना गया वहाँ पे, और वहाँ से मैं गोल्ड जीत के लाया। फाइनल मेरी साउथ अफ्रीका से थी, और 2 इंडियन और भी थे उसमें, एक वेट में 2 जा सकते थे। तो एक और बता, इंडिया वाले को भी मैंने मारा था, लंदन वाले को मारा था, और मैंने साउथ अफ्रीका वाले को फाइनल में मारा था। तो जब आप पहला गोल्ड मेडल लेके आए, सियोर में क्या रहा सर? सब लोगों ने बहुत स्वागत किया। दोस्तों ने क्या कहा? सब ने, मतलब सर दोस्त तो पहले से ही साथ थे, बस दोस्तों में आपको पता है कि मजाक मस्ती 2-4 गिने चुने दोस्त थे जो शुरू से मेरे साथ जो मजाक उड़ाते थे, वो क्या उन्होंने क्या उनका तो काम ही है कि मजाक उड़ाना, वो आज भी मजाक ही उड़ाते हैं। उनका काम है, मतलब वो वही है। और हम आज अपने लेवल पे हैं, हम आज लोगों को मोटिवेट करते हैं। आज लोगों तक हमारी कहानियां पहुंची है, कपिल परमार कौन है सब लोग जानते हैं। अच्छा, आपने पैरा ओलंपिक में पेरिस में भी आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, पहला ऐसा व्यक्ति। तो क्या एक अनुभव रहा जब तुम्हारा नाम अनाउंस हुआ, उस समय क्या रहा तुम्हारा? सर क्या हुआ कि ओलंपिक एक बहुत बड़ा लेवल होता, वो मैं पहली बार ही गया था लाइफ में, और मैं वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी भी था। उससे पहले मैंने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज भी ले रखे थे इंटरनेशनल में। तो मुझे इतना डर नहीं था कि मैं कर सकता हूँ, और मैं पर ये था कि हमने प्रैक्टिस बहुत की थी उसके लिए, कि ओलंपिक में कोच हमारे कह रहे थे आपका ओलंपिक में मेडल आ जाएगा तो आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। हम उस स्टेज पे गए, हम 2 दिन पहले पहुँचे, 2 दिन तक सर नींद नहीं आई, बेचैनी होती रही, क्या होगा, क्योंकि पहली बार सर मेरा ओलंपिक। और जो भी वहाँ के सीनियर्स थे वो नीचे घूमते रहते थे, आवाज़ आती रहती थी उनकी कि सो कोई नहीं रहा। वहाँ के हरियाणा के कोच, भाई सो जाना, अरे कोच साहब नींद को ना आंधी, बस बेचैनी होने, अरे कल तुम्हारी फाइट है, ऐसा करके बोलने लगे। तो मैं बस पढ़ा रहता था अपने रूम में, बस सुनता सब था, मैं सुनाता मुझे सब था, पर वो नींद भी नहीं आती थी। और फिर एक दिन शाम को हमने वेट दिया, सुबह हमारी फाइट होनी थी, तो मैं वेट अपना तोड़ के 60 kg अपना जिम वगैरह करके फिटनेस करके मैं वेट दिया 60 kg पूरा। और फिर सुबह मेरी फाइट हुई, 9:30-10 बजे की बात है। और उस दिन मुझे पूरा याद है कि उस दिन टीचर डे था, जिस दिन मेरा मेडल आया था। तो सर ने बोला कि आज टीचर डे है, मैंने कहा सर आपको कुछ ना कुछ मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा जो हमेशा याद रहेगा, आज गुरु को, और आप भी मेरे टीचर ही हो। तो उन्होंने कि बिल्कुल तेरे से मेडल की आशा है। पहली मैंने फाइट मारी 100 पॉइंट से हिप्पोन जिसे बोलते हैं, जीता। फिर पहली बाय थी, दूसरी मतलब बाय मतलब एक जीत मिल गई थी। मेरे पूल में कोई वेट आउट हो गया था बंदा, तो मुझे पहली, मैं वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी भी था तो कुछ फ़ायदा मिल जाता है। तीसरी फाइट मेरी ईरान से हुई, मतलब ईरान और मेरी फाइट आई, और इधर साइड में फ्रांस, पेरिस की और जॉर्जिया की फाइट चल रही थी। तो शोर बहुत हो रहा था, स्टेडियम पूरा फुल था। अब दिख कुछ नहीं रहा था सर, स्टेडियम कान में आवाज़ गूंज रही थी, शोर हो रहा था, पी पा पी, जैसे IPL में आप सुनते हैं कोई शतक मार देता था, ऐसा पी पी। तो मैं घबरा गया सर कि पहली बार ब्लाइंड में इतनी क्रेज और इतना घबराए हुए, रात भर सोई नहीं थे सर, नींद नहीं आ रही थी, नींद थोड़ी बहुत आती थी 1-8 घंटे, वो भी गायब हो गई। मेरे को सुनाना भी बंद हो गया दिखाने के साथ। तो मैं क्या हुआ क्या, अब उसने उठाया और मार दिया ईरान वाले ने। अब वो डिसीजन भी बहुत जल्दी दे दिया रेफरी ने, तो वो सर बहुत निराश हो गया मैं। फिर 1 घंटे बाद हमारी ब्रॉन्ज की आनी थी, बोले कुछ नहीं तो फुर्सत रहो, ब्रॉन्ज की आनी है। तो पूरी टीम आई, OG की, टॉप साई की जो टीम पूरी हेल्प करती है, क्या हो गया था, कैसे हार गया, क्या है, आगे ब्रॉन्ज के लिए तैयार रहो। फिर ब्रॉन्ज के लिए मैं जैसे एक रूम में मैं अकेला अपना बैठ गया और कुछ सोचता रहा कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या गलत कर दिया मैंने ज़िंदगी में, मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। फिर कोच ने अपने यहाँ बूंदी जो नुक्ती के लड्डू होते हैं, तो 2 पैकेट ले गए थे, 2 पैकेट खोले और पूरे विदेशियों को खिलाया और इंडियन वालों को बोले खाओ, बोले कपिल का ब्रॉन्ज आ गया। मैं लड़ा ही नहीं था उससे पहले। बोले क्यों, अभी तो फाइट ही नहीं हुई, बोले बस उसका ब्रॉन्ज आ गया।
मेरे ब्राजील थे सी ब्रोंज के, इतने कॉन्फिडेंट? हाँ, उनको पता था कि ये ब्रोंज नहीं छोड़ेगा। बस मैं गया और मैंने उसको पकड़ा और मार दिया, और कोच बड़े खुश हो गए और खूब रोने लगे, मतलब कि ये मेरी। मेडल मिलने के बाद सबसे पहले कॉल इंडिया किसको किया? सर फोन ही नहीं था, तो फोन ही मतलब पता नहीं था, खुशी इतनी थी कि कोच रोते ही बंद नहीं हो रहे थे। हमारे कोच को बहुत रोना आ रहा था, बाथरूम में जाके बहुत रोए। फिर मीडिया के सामने, हाँ गले लगा, एनटीडीपी जो होती है उसने इंटरव्यू लिया, फिर आज तक वाले ने सबने इंटरव्यू लेके फिर पूरे इंडिया में सब दूर की कपिल का मेडल आया। घर पे भी पता चल गया। घर पे तो जब मैं हारा था तो एकदम मातम सा मच गया था कि यार कैसे हार गया ये, कैसे हार गया। टीवी भी नहीं फोड़ी बस मेरे घर वालों ने, बाकी तो मतलब सब टीवी बंद करके बाहर चले गए। तो कितना गंदा खेला, कभी भरोसा नहीं था, क्यों क्या हो गया इतनी मेहनत के बाद। लाल भाई आई सब रोने लगे, मम्मी मम्मी। फिर उनको पता चला कि ब्रोंज की आ गई और जीत गया, फिर फटाके लाके फोड़ दिन, चलो खाली हाथ तो नहीं आया, हमारा लड़का कुछ तो लाया। तो सर वो खुशी बहुत अच्छी है। वो कुछ दिन तक सब लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने आवास पे बुलाया, बुला के बातचीत की, पहली बार ये जूडो कैसा होता है। फिर मैंने उन्हें समझाया कि सर ऐसा ऐसा ये है, कैटेगरी है। तो बीजेपी नौकरी मिली? नहीं, नौकरी नहीं मिली। सरकार ने आश्वासन दिया। हाँ, वो बीजेपी कार्यालय में बुला के हमें पहले बोला कि आपको हम 50 लाख रुपए देते हैं। मैंने कि नहीं 50 लाख तो नहीं, आपने जो नॉर्मल में व्यक्ति आता है, विवेक सागर जी हैं जो डीएसपी भी हैं और 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, मैंने उनको, आपने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे टोक्यो से, वो लेके आए थे ब्रॉन्ज टीम इवेंट में, और मैं इंडिविजुअल में हूँ, तो आपने उनको ब्रॉन्ज पे 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ का बंगला और डीएसपी की नौकरी दी, और हमें आप 50 लाख में टरका रहे हो, तो ये तो गलत है ना। बोले चलो भाई तुम्हें 1 करोड़ दिए बस। मैंने कि सर नौकरी, बोले चलो तुम्हें सरकारी नौकरी भी दी बस, और कुछ? मैंने कि कुछ नहीं सर, इतना हो जाए। तो पैसा तो आ गया पर नौकरी नहीं मिली। नौकरी के लिए बड़े चक्कर लगा रहे हैं, 2 साल से हम देख रहे हैं कि फाइल चल रही। पैसे कितने महीनों में मिला? सर 50 लाख पहले आया, 50 लाख अभी आया 2-1 महीने पहले। तो नौकरी के लिए मैंने अभी बहुत दिनों से, हम सभी पैरा खिलाड़ी कि जब नॉर्मल में आप सभी को नौकरी दे रहे हो तो हमने आपके लिए क्या बिगाड़ा, और हम तो बहुत परेशानियों से जूझ के इतना आगे पहुंचे हैं। तो नौकरी का यही सवाल है सर, बस कह रहे हैं कि फाइल तुम्हें क्या लगता है कपिल, कहाँ प्रोसेस अटक जाती है सिस्टम के अंदर? खेल युवा कल्याण का जो सिस्टम है वो है तो विश्वास सारंग जी के हाथ में जी, और अब वो ये कहते हैं कि बल्लभ भवन में जो IAS IPS बैठे हुए हैं वो अपने आप को भगवान समझते हैं, ऐसा विश्वास सारंग कहते हैं। नहीं, हमारे यहाँ के जो रवि कुमार गुप्ता जी हैं, राकेश कुमार गुप्ता है भी डायरेक्टर ने, और यादव जी, DS यादव जी। मंत्री से बड़े थोड़ी होते अधिकारी। पर अब बात यह है कि अब कोई बोलने को तैयार ही नहीं। मैं विश्वास सारंग जी के पास 2 से 3 बार गया, कॉल भी किया कि भैया नौकरी का क्या हो रहा है, कि यह हमें दूसरा स्टेज बहुत अच्छी नौकरी दे रहा है, हम वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, तो बोले यार ऐसा दूसरे स्टेटों से ऑफर है तुम्हें? हाँ सर, यूपी से है अच्छा ऑफर। क्यों नहीं गए? सर मैं सोचता हूँ कि जब मध्य प्रदेश के लिए मैंने इतना मेडल दिए, इतना मैंने देश के लिए किया, तो मध्य प्रदेश में मेरे घर के पास मुझे नौकरी मिले तो बहुत अच्छा रहे, और यहाँ के बच्चों को सिखाऊं और यहाँ के बच्चों को वहाँ तक ले जाऊँ जहाँ तक मैं गया हूँ, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो पहले ये बोला कि हाँ आपको गजेट ऑफिसर बनाएंगे हम लोग। तो गजेट ऑफिसर तो मैं कि आप डिफेंस की तो दे नहीं सकते हो क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, डिफेंस की मुझे करना भी नहीं है। आप मुझे गजेट ऑफिसर में DSO दे दो, डिप्टी डायरेक्टर दे दो, डिप्टी कलेक्टर दे दो। स्पोर्ट्स में इतनी चीज़ें हैं, खेल युवा कल्याण इतना खाली पड़ा, वो अच्छी कोच की नौकरी दे दो, मैं और बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा। पर कोई कुछ नहीं बोलता, कोई ठस से मस। अधिकारियों ने फोन, अर्जुन अवार्ड भी मिला है मेरे को, अर्जुन अवार्ड भी मिला था, और मैंने एक फैसला भी लिया था, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फैसला था कि मैं अर्जुन अवार्ड वापस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट को समझ ही नहीं रहे हैं। कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई अधिकारी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, अधिकारी अपनी कुर्सी से खड़ा नहीं होता, मेडल लेके जाओ या मत जाओ, हाँ हो जाएगा दूर से। मतलब उनको ऐसा लगता है कि कपिल नेतागिरी करने आता है। कपिल नेतागिरी करना होता, और नेतागिरी करना मुझे आती तो आज मैं विधायक या पार्टी, कोई सी पार्टी से मैं चुनाव लड़ता, फिर मैं स्पोर्ट्स क्यों करता। भैया मुझे चुनाव लड़ना नहीं, मुझे देश के झंडे के नीचे मेहनत करनी, और मुझे इतनी मेहनत करनी कि मेरा जब ब्रॉन्ज आया तो उसका कलर बदल के मुझे गोल्ड लाना है। मुझे कोई नेतागिरी नहीं करनी है, बस मुझे मेरे काम हो जाना चाहिए कि भैया मेरा ये काम है, छोटी सी हेल्प लेके आया हूँ कि ब्लाइंड बच्चों और पैरा बच्चों को ये तकलीफ आ रही है, आप उसे क्यों नहीं कर पा रहे हो। आप सिस्टम बोलते हो, सिस्टम इतना ख़राब है कि जूडो के मेरे यहाँ मेट तक नहीं है जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अब बताइए, ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ एक इंडिया का, मध्य प्रदेश का, मेरे सीहोर में मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं प्रैक्टिस की। हम कितने की आती है मेट? एक मेट 5,000 6,000 की आती है अच्छी से अच्छी, और 40 मेट लगती है, कैरीना बनता है, तो मतलब वही 10-1 लाख के अंदर सब हो जाएगा इक्विपमेंट। पर कलेक्टर साहब, SP साहब,
मुख्यमंत्री जी को कई बार मैंने चिट्ठी लिखी, जी, कोई सुनता ही नहीं, उसका रिप्लाई नहीं आता। मेल किया उसका कोई रिप्लाई नहीं, ट्वीट किया उसका कोई रिप्लाई नहीं। मतलब इतना सिस्टम खराब हो गया कि पैरा खिलाड़ियों के लिए कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हम जैसे आ गए ना तो उनसे लगेगा कि यार ये भीख मांगने आ गया हमारे पास, मतलब अधिकारियों को लगे जैसे पैसा मांगने आ गया कपिल। तो बच्चों को सिखाना चाहते हो मध्य प्रदेश के? क्यों नहीं सर, मैं जहाँ तक गया उससे ऊपर ले जाना चाहता हूँ। ओलंपिक से जो भी ऊपर कुछ होता होगा, वैसे होता तो नहीं है ओलंपिक से ऊपर, मैं वहां तक ले जाना चाहता कि और बच्चे सियोर क्या पूरे मध्य प्रदेश से, हमारे यहाँ आदिवासी उधर इछावर से आगे चले जाओ, आदिवासी बच्चे स्विमिंग बहुत अच्छा करते हैं, तीर कमांड बहुत अच्छा चलाते हैं, भाला अच्छा फेंकते हैं, या कुश्ती जूडो में बहुत अच्छा करते हैं। हम उनको लाएंगे। अब ये लोग टैलेंट सर्च के लिए उनको भेजते हैं जिन खुद में टैलेंट नहीं है। ऐसे पार्सलिटी होती है उन खुद में टैलेंट नहीं है। ऐसे कोचों को रख रही है जिनके पास ढंग से NIS की डिग्री नहीं है, 6-6 महीने का NIS करके डिग्री करके स्टेडियम में है वो लोग। अच्छा, अब बताइए वो हमें सिखाएंगे? हमें बाहर भागना पड़ता सीखने के लिए कुछ और नया, हमें जापान जाना पड़ता हमारी जेब की पैसा खर्च करके। चलो अब मैं पॉपुलर हो गया तो अब सरकार मेरा खर्चा उठा रही है। कल जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं, आप मानोगे नहीं, मैंने चंदा मांगा है कि मुझे कुछ दे दो आप, तो लोगों ने बोला भीख मांग लेना, इससे अच्छे रोड पे बैठ के। मैंने भीख भी मांग लूँगा, मेरे को आगे बढ़ना हो, देश के लिए मेडल देना हो तो, मतलब ऐसे ताने भी सुने मैंने। और हमारे बोलते थे लोग सर, बोला बहुत लोगों ने, कमेंट किया, फेसबुक पे कमेंट कर देते थे, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर देते थे। तो मेरा भाई आई डिलीट करता था, फिर उसको ढूंढता था कि इसको क्या प्रॉब्लम, उसे अलग से मैसेज करते, बोलता भाई आज तू दे नहीं पा रहा, दुख नहीं होता था सर? दुख होता, रात भर नींद नहीं आती, पर क्या इन लोगों का दुख करना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट से हटके मुझे बहुत अच्छा ऊपर तक सोचना है। तो मैंने यही सोचा यार जूडो का एक बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। आज तक जूडो में मेडल नहीं है, आज तक। तो भले ही जूडो में ब्लाइंड में आया, नॉर्मल में, जूडो मेडल तो मेडल होता, मैं सोचता हूँ। तो उस मेडल से सर बहुत इंडिया की शान बढ़ी। बाहर विदेशी लोग खुद मिलने आए मुझसे कि आप कहाँ ट्रेनिंग करते हो। मैंने बोला मैं इंडिया में करता हूँ, एक छोटे से गांव डिस्ट्रिक्ट में। अभी मैं मेरे कोच के यहाँ घर पे रहकर लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उन्होंने जो एकेडमी बनाई, पैरा एकेडमी, मतलब मध्य प्रदेश और इंडिया की पहली एक एकेडमी, पैरा एकेडमी। कपिल, तुमने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता या उनको सुविधाएं नहीं मिलती, संघर्ष करना पड़ता। तो प्रदेश में ऐसे कितने खिलाड़ी होंगे जो तुम्हारी नज़र में होंगे, जो टच में आते हैं, कि जिन्होंने इस प्रदेश को छोड़ दिया? सर अभी सडनली बताऊं मैं, ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, मुझे पता, कंफर्म मैं बता रहा हूँ। विवेक सागर जिनको मिल चुकी वो तो DSP है, उसके बाद ऐश्वर्य प्रताप जो शूटर है जी, जिन्हें वर्ल्ड कप में 5 मेडल दिए जी, और 2 बार के ओलंपियन है जी, वो मध्य प्रदेश छोड़कर चला गया, हो गया मतलब एक 1.5 महीना। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इनने DSP का वादा किया और दे ही नहीं पा रहे नौकरी। कहाँ गजेट ऑफिसर कहाँ बना पा रहे हैं, बस करते हैं घोषणाएं करते हैं, घोषणाएं पूरी हो नहीं पा रही। 2-3 उसे तो मतलब मेरे से बहुत सीनियर खिलाड़ी, वो तो 2 ओलंपिक खेल लिया, 2 एशियन गेम मेडलिस्ट, और तो एक एशियन गेम पे DSP बनाना था इन लोगों। तो जब इन्हें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जब लगभग कितने खिलाड़ी होंगे देश में? 250 खिलाड़ी होंगे, बहुत अच्छे खिलाड़ी। ऐसे छोटे मोटे गिन के चलो 2000 खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश छोड़ा है। अच्छा, 2000 खिलाड़ियों ने, कोई नेवी चला गया, कोई आर्मी चला गया, कोई किस स्टेज में जाके खेल रहा, कोई हरियाणा से खेल रहा, कोई पंजाब से खेल रहा। मतलब रूबीना हमारी जो अभी पैरा में शूटर थी, उसका मेडल आया था, रूबीना फ्रांसिस, उसने अभी शादी कर ली हरियाणा में, मध्य प्रदेश छोड़ दिया। ब्रोंज मेडलिस्ट है ओलंपिक की, अपना पैसा लिया, शादी हो गई इसलिए छोड़ा होगा ना। उसे करने छोड़ना ही था उसने पहले। भाई इस मध्य प्रदेश में कोई इज्जत ही नहीं है खिलाड़ियों की, कोई औकात ही नहीं है। आप मानोगे नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है, इतना बुरा लगता, मतलब CM साहब ने और खेल मंत्री जी ने खेल दिवस के दिन ही नहीं पूछा हमें। हम हमारे घर पे ही रहे, फिर किसी का फोन ही नहीं आया स्टेडियम से कि आपको खेल दिवस, तो हमारा एक सम्मान होता है कि यार आप खेल दिवस के दिन तो बुला लेते हम लोगों को, किसी स्पोर्ट्स मैन को नहीं बुलाया। एक प्राची करके हैं जो पैरा में है, प्राची राजपूत, 2 बार की खेल दिवस में। अब मुख्यमंत्री तो एक चेहरा होते हैं प्रदेश के, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार के अधिकारी होते हैं, चाहे कलेक्टर हो चाहे खेल कूद के, उनकी जवाबदारी होती है कि जो अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है तो उनको रिकॉग्नाइज करके आगे बुलाना, उनको जो बड़े प्रोग्राम है खेल दिवस पे आगे लाना। सर कोई कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता, आपको बुलाया जाएगा तो जब बुलाया जाएगा आप मेडल लेके आओगे। आज मेडल लेके तो अभी तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, मैंने स्टेडियम जाना बंद कर दिया, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, बहुत नेतागिरी होती है और नेतागिरी हम कर नहीं पाएंगे और हमसे हो भी नहीं पाती है। हम अपना सीधा मेहनत करते हैं 3 टाइम बढ़िया दबा के, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दिन में, 2 घंटे शाम, 6 घंटे हम मेहनत करेंगे तो हमारी बॉडी कितना ग्लूकोज, कितना मल्टीविटामिन, कितना प्रोटीन मांगेगी, उसको भी मतलब आप मानते हो खेल के मैदान में बहुत भेदभाव होता है? होता है सर, हाँ।
होता है, हर जगह होता है। हरियाणा और पंजाब के व्यक्ति ये नहीं चाहेंगे कि मध्य प्रदेश का बच्चा बढ़े। मैं तो समझता हूँ कि राजनीति में ही होता है। सर राजनीति में तो राजनीतिक क्षेत्र में ही होता है भेदभाव। नहीं सर, आपके राजनीति खेल के मैदान में तो होना ही नहीं सर चाहिए। बहुत होता है सर, भेदभाव बहुत होता है। आपके बहुत दुश्मन बनेंगे, आपने कुछ किया भी नहीं होगा। मैंने कोई का कुछ नहीं किया, मेरी कोई दुश्मनी नहीं किसी से, पर मेरे इतने दुश्मन बन गए कि बेमतलब मेरी इधर शिकायत इधर शिकायत इधर शिकायत करना। भाई मैंने क्या कर दिया आप लोगों का? मैंने कुछ किया ही नहीं, आप मेरी क्यों शिकायत तुम सिर्फ खेलना चाहते हो, कोई राजनीति से तुम्हें कोई मतलब मैं नहीं। 2028 लॉस एंजलिस में यूएस में जो ओलंपिक होने जा रहा पैरा ओलंपिक, उसमें मेडल मारना चाहता हूँ गोल्ड। और 2026 में अभी एशियन गेम होने वाले हैं, हाँ। उसमें गोल्ड मारना चाहता हूँ। अभी सडनली पीछे एशिया चैंपियनशिप गई, उसमें 2 मेडल लेके आया हूँ मैं। पर मुझे खुद से जाके लोगों से मिलना पड़ता, सर मैं मेडल लेके आया। एक पोस्ट नहीं डालेंगे मेरे, कोई नेता कोई मंत्री मेरी पोस्ट डालने को तैयार नहीं है कि हम कपिल हमारा देश मध्य प्रदेश का एक खिलाड़ी जो एशिया चैंपियनशिप में चैंपियन बन गया, उसकी एक पोस्ट डाल दे। तो तुम सीरियसली सोचते हो स्टेट छोड़ना चाहिए? बिल्कुल छोड़ता हूँ सर, कुछ नहीं मिलता है, जल्दी छोड़ देंगे सर। नहीं मिला ना, 1-2 महीने के अंदर कुछ नहीं मिला तो जल्दी छोड़ देंगे। बहुत मौके मिलता रहे, केंद्र में मिल जाएगा कुछ कहीं के स्टेज में, कोई तो देने, सब देने को तैयार है आप सर। इतना खुल के बोलते हो, आपको नहीं लगता है कि नुकसान होगा राजनीतिक रूप से? हो ही रहा है सर, इससे बड़ा नुकसान क्या होता, कोई बुलाता ही नहीं है इससे बड़ा क्या नुकसान होगा? तो क्या डरना किसी सर, क्या पता किसके हाथ लिखी हो। हाँ। ये बात है कि जहाँ डेस्टिनी लिखी रहती है सर वहीं जाना रहता है। सर इतिहास तो रच दिया। हाँ। एक नाम हो गया, कपिल परमार ने मेडल मारा, फर्स्ट मेडलिस्ट तो मैं ही बन गया ओलंपिक का। एशियन गेम में मेडल मैंने ही दिया, सिल्वर मेडल। पहला एशियन गेम का मेडलिस्ट भी मैं ही बना, वर्ल्ड नंबर 1 भी मैं ही बना, ओलंपिक में मेडल लाया तो मैं लाया। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? पर इससे ज़्यादा मुझे चाहिए गोल्ड। अब सीरियसली सोच रहे हो अर्जुन अवार्ड वापस छोड़ना देना? सर मैंने पहले ही पूरी मीडिया ने डाला ये, पर किसी ने टस से मस किसी का फोन नहीं आया, कोई अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है कि कपिल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, कपिल क्यों करना चाह रहा है। अरे मैं इसलिए करना चाहता है, कोई इज्जत ही नहीं दे पा रहा है खिलाड़ियों को। क्या मिलना चाहिए, क्या प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसे, पूछ ही नहीं रहे आप कि आगे क्या करना। आप आपकी मस्ती में मस्त हैं, बिल्कुल आपके काम तो पूरे चल रहे हैं। कभी आपसे सरकार बात करे, मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहें और प्रदेश के स्पोर्ट्स को लेके और आपके भविष्य को लेके, तो आप बात करना चाहेंगे? सर क्यों नहीं चलना, जब बच्चों का भला हो तो क्यों नहीं करना चाहूँगा, पर कोई तो करे। मैं मुख्यमंत्री जी से 6 महीने से मिलना चाह रहा हूँ, कई बार पर्चे मिल ही नहीं रहे सर, मिलने को तैयार ही नहीं है। तो कहाँ से, मतलब मध्य प्रदेश की ये हालत हो रखी है, आप देख रहे हो खिलाड़ी। हो सकता है तुम्हारी बात मैं मुख्यमंत्री तक पहुँच नहीं रही हो, ये भी तो हो सकता है। पता नहीं क्यों नहीं पहुंचना जा रहा है, राजनीतिक हो रही हो, कुछ दिक्कत आ रही होगी। उनके जो सलाहकार है सभी को मैंने मैसेज टाइप कर करके भेजा भाई ने हमारे कि कपिल ओलंपिक मेडलिस्ट अर्जुन अवार्ड मिलना चाहते हैं, वो सर से एक टाइम मिल जाएगा। मैंने मेरे विधायक जी सीओ स्वदेश राय जी से बोला कि उन्हें बस लेटर हेड पे लिख के दे दिया, खुद अकेले जाके मिल आया, मैं मिलवाया ही नहीं। पूरी टीम बता रही, देखो बॉस तो तुम्हारे वहां मिलके आ गए, तुम्हें मिलवाए नहीं, आप घर बैठे हो। मैं क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी यार, मुझसे कुछ प्रॉब्लम होगी कि ऐसा नहीं हो कपिल ज्यादा आगे बढ़ जाए तो कल से राजनीति में हमारे ही पत्ता काटे। अरे मैं राजनीति करना ही नहीं चाहता हूँ, बहुत बार बोल दिया मैंने, हर मंच पे यही बोलता हूँ कि मुझे राजनीति करना ही नहीं है, मुझे स्पोर्ट्स और गेम करना है। आप मुझे सुविधाएं तो दो, मैं और बच्चे निकालूंगा। अच्छा, आप मध्य प्रदेश के अंदर स्पोर्ट स्ट्रक्चर को लेके आप चाहो कि बदलना चाहते हो, 3 प्राथमिकताएं कौन सी रहेगी कि आपकी जो सरकार को सुझाव, ये 3 मेरी प्राथमिकताएं, ये होना चाहिए? पहले तो अच्छे कोच कैसे, जो अच्छे एजुकेटेड और जो खुद खेले हो बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे कोच हो सकते हैं। वो बच्चों के उनमें एक जो कोच रहता ना, जैसे हमारा कोच, उसे चाल से उसको पहचान लेता कि ये खिलाड़ी बनेगा। ऐसे हमें मध्य प्रदेश एकेडमी में और मध्य प्रदेश के हर जिले में खेलो इंडिया और के समेत, जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पहचान लिया था, जैसे मेरे कोच ने मुझे पहचान लिया था। आपने एकलव्य देखा कि ये कुछ कर सकता, तो मैंने किया सर, पूरी मेहनत की अपनी तरफ से 100%। शायद उस दिन मेरा दिन नहीं था तो गोल्ड नहीं आया, वो भगवान के जो था, भगवान ने सोचा कि इसको धीरे धीरे देंगे, एकदम दे दिया तो ये ऊपर उठ जाएगा ज़्यादा ही। तो उनका भी एक सोचना है कि ये हर किसी के साथ होता है जो आप कह रहे हो, सच में भगवान कहीं ना कहीं होता है, मैं मानता हूँ। नियत साफ है तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। सर मैं बताया ना, उससे पहले आपको मैंने लोगों से भीख भी मांगी, लोगों ने भीख भी दी। वो भीख में 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए दिए, 20-20 हज़ार भीख में दिए, 2-2 लाख रुपए भीख में दिए। कोई नहीं देता किसी को 2 लाख रुपए भीख में। वो ऊपर वाले ने सोचा, बस एक पोस्ट डाली थी मैंने कि मैं कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हूँ, मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही है। खेल युवा कल्याण कहता है कि आप खेल के आ जाओ, उसके बाद आपको 50 हज़ार रुपये देंगे, लग रहा है 2.5 लाख रुपए। अब मैं उस 50 हज़ार तो रख लूंगा, लेके लगा दूंगा, पर वो 2 लाख का क्या करूंगा? वो 2 लाख कहाँ से? खर्चा तो 2.5 लाख का है। 2.5 लाख का है। तो बोलते हैं कि
ठीक है करते हैं, हम करते हैं। फिर मैंने फेसबुक पे ऐसी वीडियो डाल दी कि मैं आपका सभी का कपिल परमार, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे आप सपोर्ट करें। तो उन लोगों ने, मैंने फ़ोन पे नंबर दिए थे, उनने, आप मानोगे नहीं, 1 घंटे 2 घंटे में 2 से 3 लाख रुपए कर दिए थे। फिर कलेक्टर साहब को पता चली, एसपी जिसमें कि ये काम सरकार को करना चाहिए। फिर कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने मुझे बुला के उनने 2 लाख रुपए दिए। पहले चंद्रमोहन ठाकुर से हमारे कलेक्टर, उन्होंने दिए मुझे 1,35,000। फिर हमारे एसपी रहे महिंग सर, उनने दिए मुझे 2 लाख रुपए, किसी फैक्ट्री से दिलाए मतलब। फिर एक सर आए प्रवीण सर, उनने पूरे अधिकारियों से 5-5 हज़ार रुपये करके 2 लाख दिए 5 मिनट के अंदर। तो मैंने उससे 3 से 4 कॉम्पिटिशन खेले और चारों में गोल्ड मारा सर। मतलब जनता का प्यार मुझे था। आप हमारे चैनल से मुख्यमंत्री जी को क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? कि प्लीज़ आप खिलाड़ियों पे ध्यान दें और खिलाड़ियों को बताएं कि हर एक खिलाड़ी, एक जो खिलाड़ी होता है वो बहुत मुश्किल से ओलंपिक तक पहुंचता है, बड़ी प्रयास करता है वो ज़िंदगी में, बहुत उतार चढ़ाव देखता है, बहुत जीते देखता है, बहुत हार देखता है। तो मुख्यमंत्री जी और प्लीज़ हर खिलाड़ी को, अपने मध्य प्रदेश में बहुत टैलेंट है। आने वाले समय, अभी तो हमने देखा कि 3 मेडल आए थे ओलंपिक में मध्य प्रदेश के और तीनों ब्रोंज आए थे। आने वाले समय 10 आ सकते हैं। आप प्लीज सपोर्ट तो करो बच्चों को, बच्चे लाओ, टैलेंट सर्च के लिए उनको भेजो जिनमें खुद में टैलेंट है। आप उनको ना भेजो जिनको कुछ टैलेंट ही नहीं, वो तो गए आए घूम के अपनी आ गए टैलेंट के लिए। और हर टैलेंट बच्चों की आप वीडियो बनवाएं। जब आप देख रहे हो सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर बच्चे की एक वीडियो बनाए, वो क्लिप अपनी सोशल मीडिया पे डाले, तो पता चले इसमें क्या टैलेंट है इस बच्चे में। मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगे? तो आपने जैसे पहले एक बहुत अच्छे बोला था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, वो हमने गलत कर दिया, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। नहीं, इस बार कहावत है, ये कहावत है, और ये कहावत हमने सच कराई है कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, बेसी बनोगे आप। हाँ। पर खेलने कूदने में सर सब एक नॉर्मल व्यक्ति को आपका 45 मिनट जरूर देना चाहिए। हाँ। आज आपने देखा है कि राहुल गांधी जी भी फिटनेस का एक बहुत वो दे रहे हैं। अभी ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मिले राहुल गांधी, मतलब पूरे जो बड़े अच्छे लेवल के नेता हमारे इंडिया के, वो हर स्पोर्ट्समैन को लाइक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनने भी बचपन में जब स्पोर्ट्स किया होगा, अच्छा जिम किया होगा, अच्छी फुटबॉल खेली होगी, हॉकी खेली होगी, कुछ तो किया होगा, जब तो वो इतना लाइक करते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री इतना लाइक करते हैं हर स्पोर्ट्समैन को। आप जीतो या हारो हौसला बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी जीतो या हारो हौसला बढ़ाएंगे, ट्वीट करेंगे हमारे लिए, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब केंद्र से तो बहुत अच्छा चल रहा सर। आज बात आती है मध्य प्रदेश की। आज मध्य प्रदेश से बच्चा छोड़ रहा है स्पोर्ट्स और भाग रहा है यहाँ से, नौकरी कर रहा है आर्मी की, नेवी की, पर मध्य प्रदेश छोड़ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ है ही नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूँ 17-18 मेडल लेके, कोई पूछने को तैयार नहीं कि आपको कौन सी नौकरी। कोई नेता मेरा मुद्दा उठाता ही नहीं कि कपिल को नौकरी क्यों नहीं मिल रही इतने मेडल मारने के बाद। कोई तो आए ऐसा जो हमारे लिए ये मुद्दा उठाए, बात चले, आपके सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंचे ये बात। धन्यवाद कपिल, इस संवाद में आपने हिस्सा लिया। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक चर्चा नहीं थी, एक एथलीट की यात्रा थी जिसने कई चुनौतियों को स्वीकारा, चुनौतियों से बाहर आया, संघर्ष करता रहा, आज भी संघर्ष कर रहा है, और कई बातें जो उजागर की इस सिस्टम को लेके, फेल्यूर किस प्रकार से होता। हम जो एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलो कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन इस कहावत को पलट दिया, खेलोगे कूदोगे तो भी आप बनोगे नवाब। ये कपिल जी का कहना। मैं समझता हूँ कि एक जो ब्लाइंड है 80%, वो उसने एक पैरा ओलंपिक के अंदर जिस प्रकार से मेडल्स जीते, और सपना है कि आने वाले समय में मैं देश का प्रतिनिधित्व करूं और गोल्ड मेडल लेके आऊं। मैं इस सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने कपिल की एक कहानी सुनी, ये कपिल की कहानी नहीं थी, उस एथलीट की कहानी थी, उन खिलाड़ियों की कहानी थी। कहीं ना कहीं हम लोग उन्हें प्रोत्साहन नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं हम उनका सहयोग नहीं कर पाते। अधिकारी किस प्रकार से संवेदनशील हो गए, सिस्टम में किस प्रकार से कहीं ना कहीं एक सड़ान सी हो गई है। मैं कह सकता हूँ इस बात को कि इनको भी न्याय मिलना चाहिए, इनको भी अधिकार है कि आज हमारे देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करते। प्रदेश से खिलाड़ी छोड़ के नहीं जाए। आपने बताया कि 1200 करीब 2000 खिलाड़ी ऐसे जो बाहर चले गए। मध्य प्रदेश में क्या मध्य प्रदेश का नाम खराब नहीं होता?
मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस बात पे विचार करें, आपकी सरकार विचार करे, आपके अधिकारी विचार करें, खेलकूद विभाग विचार करे, क्योंकि इसमें मैं समझता हूं कि कोई राजनीतिक बात नहीं है, एक निष्पक्ष रूप से बात होना चाहिए। खिलाड़ियों के हित में किसी भी खेल का हो, उसके बारे में मध्य प्रदेश में हमें एक जाजम पर बैठ के बात करना चाहिए। धन्यवाद। जनपक्षविद उमंग सिंगार के साथ आप सब जुड़े। मैं अनुरोध करूंगा, आप शेयर करें, कमेंट करें इस कपिल परमार की एथलीट की यात्रा को, और आपके कमेंट्स हमारे निश्चित तौर से सुझाव के रूप में हम उसको देखेंगे, समझेंगे और कपिल तक पहुंचाएंगे, और आपके सुझाव और आपके कमेंट ही सरकार को जगाएंगे, ऐसा मैं समझता हूं। धन्यवाद। जनपक्षविद उमंग सिंगार।